अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, 23वें दिन आपको एक इक़्तिबास दिया गया है जो आप हश्तुम जमात की दरसी किताब में आप पढ़ चुके हैं, दादा भाई नूरोजी के नाम से। तो उनके ताल्लुक़ से ये इक़्तिबास है, उसको आपको गौर से पढ़ना है और सरगर्मियाँ हल करनी है। और इस सबक से, इस सरगर्मी से का मकसद ये है कि हुस्न सलूक, वज़ादारी और अखलाक़ी कदरें, चूँकि इसमें दादा भाई नूरोजी की ज़िंदगी के हालात हैं और बताया गया है कि उन कितने अच्छे अखलाक़ उनके थे। तो हुस्न सलूक यानी अच्छा सलूक करना, और वज़ादारी का मतलब होता है कि अच्छे तरीक़े से, महज़्ज़ब तरीक़े से रहना, और अखलाक़ी कदरें आपके अंदर पैदा हों, इसके लिए ये आपको इक़्तिबास दिया गया है और इस पर से आपको सरगर्मी हल करनी है। सबसे पहले आपको खाली जगह पुर करना है। खुदा जाने किस तरह ये मेरे ज़हन नशीन हो गया था कि डैश को मेरे साथ हमदर्दी है। तो आप देख रहे हैं पहले ही इक़्तिबास में ये मौजूद है, पहले ही पैराग्राफ में मौजूद है, बल्कि पहली लाइन में मौजूद है कि मेरे ये ज़हन नशीन हो गया था कि चाँद को मेरे साथ हमदर्दी है। तो चाँद आएगा, आप देख रहे हैं खुद, सिर्फ़ आपको एक लफ्ज़ वहाँ लिखना है। इसी तरह खाली जगह करने से तुम्हारी ज़बान ख़राब होगी, तो बद ज़बानी करने से। इस तरह से आपको चार अल्फाज दिए गए हैं और आपको जुमले मुकम्मल करना है, इक़्तिबास की रोशनी में मुकम्मल करना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ ये लफ्ज़ जहाँ इस्तेमाल हुआ वो पूरा जुमला आपको लिखना है। जैसे मशाक, तो मशाक कहाँ इस्तेमाल हुआ, तो आप देख रहे हैं कि दूसरा जो पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है, तो बल्कि दूसरे पैराग्राफ में पहला ही जुमला है कि लड़कपन में मुझे गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक़ था और मैं उसमें मशाक भी हो गया था। ये पूरा जुमला आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए, देख रहे हैं आपके मशाक इसमें इस्तेमाल हुआ, तो बस वो जुमला आपको यहाँ लिखना है। इसी तरह एक जुमला यहाँ दिया हुआ है, एक लफ्ज़ दिया हुआ है मलका। तो यहाँ देखो, यहाँ इस्तेमाल किया गया है दूसरे पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन। आप देख रहे हैं नीचे से दूसरी लाइन, मुझे पहाड़े वगैरह खूब याद थे और ज़बानी हिसाब करने में भी बड़ा मलका था। ये आपको इस्तेमाल लिखना है यहाँ पर। उसके बाद शौक़, तो अब शौक़ का लफ्ज़ यहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, तो पहले ही लफ्ज़ जो आपने इससे पहले जुमला लिखा था, लड़कपन में मुझे गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक़ था, ये इतना आप लिखेंगे। पहला जो आपने मशाक लिखा था वो लड़कपन से लेकर पूरा मशाक हो गया तक, मशाक भी हो गया था वहाँ तक आपने लिखा था। लेकिन अब शौक़ को आपको इस्तेमाल करना है, तो सिर्फ़ आपको यहाँ तक लिखना है, लड़कपन में मुझे गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक़ था, इस तरह। और उसूल यहाँ पर नहीं है पूरे पैराग्राफ में। अगर आप देखें तो उसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इक़्तिबास की रोशनी में कहा गया है और इक़्तिबास में वो लफ्ज़ है ही नहीं, इसलिए आप सिर्फ 3 ही अल्फाज इस्तेमाल करें जुमलों में। उसके बाद आपको यहाँ दिया है जमा दी गई है और आपको जमा दी गई है, उसका वाहिद लिखना है। जैसे ख़यालात का आएगा आपको ख़याल, इसी तरह आदात का आदत, अतवार का तौर और औक़ात का वक्त। इस तरह से ये जमा है, आपको वाहिद लिखना है। अब एक आपको ज़ाती राय लिखना है इस पर कि तालीम के साथ मेरे ख़यालात की पुख्तगी बढ़ती गई। मतन के हवाले से दादा भाई नूरोजी के एहसासात कलमबंद कीजिए। उन्होंने कहा कि तालीम के साथ मेरे ख़यालात पुख्ता होते चले गए। तो इस पर आपको अपनी राय देना है। तो आप लिखेंगे कि बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसलिए कि जैसे जैसे इंसान तालीम हासिल करता चला जाता है वैसे वैसे उसके ख़यालात पुख्ता होते चले जाते हैं और वो हर चीज़ को समझने लगता है, हर चीज़ का मुशाहदा करता है, हर चीज़ को महसूस करता है। इस तरह उसके ख़यालात में पुख्तगी आती चली जाती है। इस तरह आपको अपनी राय लिखना है। अब इक़्तिबास में से ज़ेर इजाफ़त वाले अल्फाज लिखना है। पहले भी आप हल कर चुके हैं ये सरगर्मी। जैसे हम यहाँ देखें अगर, तो आप देखेंगे कि इसमें यानी ज़ेर इजाफ़त वाले आपको जो पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर लगा हो और उसको दूसरे लफ्ज़ से जोड़ा गया हो, ऐसे ऐसे आपको अल्फाज ढूंढना है। तो ऐसे अगर आप ढूंढें तो यहाँ पर इस तरह का कोई भी लफ्ज़ ज़ेर इजाफ़त वाला मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे जो सबक में दूसरे इक़्तिबासात हैं उसमें आपको मिल सकता है, लेकिन चूँकि यहाँ पर आपको इसी इक़्तिबास से ये हल करने के लिए दिया गया है
اس لیے آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس اقتباس میں موجود ہوتا تو آپ اس کو لکھ سکتے تھے. تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں سے اس کے بعد آپ کو سرگرمی دی گئی ہے اقتباس میں سے زیر اضافت والے الفاظ، یہ ہم کر چکے. اس کے بعد درج الفاظ کا اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. ملکہ ہونا، آفرین کہنا اور تحمل کرنا. ملکہ ہونا یعنی قدرت حاصل ہونا. جیسے آپ کہیں گے کہ بعض لوگوں کو تقریر میں، کچھ لوگوں کو تقریر میں بڑا ملکہ حاصل ہوتا ہے. اسی طرح آفرین کہنا یعنی تعریف کرنا، شاباش کہنا. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ لکھیں گے کہ ذہین طلباء کو سب لوگ آفرین کہتے ہیں. تأمل کرنا، سوچ بچار کرنا، پس و پیش کرنا. تو اس میں آپ کیا کریں گے تأمل کرنا میں کہ نیک لوگ نیکی کرنے میں ذرا تأمل نہیں کرتے. اس طرح کے آپ اپنے طرف سے جملے بنا سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ سب سمجھ میں آئے ہوں گے اچھی طرح.